नमस्कार। आज हम सुशांत रोहिला के सुसाइड केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस केस के मायने भारत में पढ़ने वाले हर विद्यार्थी के ऊपर है जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। हाँ, खास मायने एक लॉ स्टूडेंट के लिए हैं। दरअसल बात यह है कि सन 2016 में एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र सुशांत रोहिला ने सुसाइड कमिट कर लिया। सुशांत लॉ के स्टूडेंट थे और उनके मित्र राघव शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिख दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके चिट्ठी पर संज्ञान लिया और एक एमिकस क्यूरे को अपॉइंट किया। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट को भेज दिया और कहा कि आप इसका फैसला कीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट के पास केस जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज किया जो कि अबेटमेंट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 306 ऑफ इंडियन पीनल कोड था, जिसमें कॉलेज प्रशासन व कुछ टीचर्स के अगेंस्ट इंस्टिगेशन का केस बना कि उन्होंने अबेट किया है। उनके एक्ट की वजह से सुशांत ने आत्महत्या की। दरअसल मामला क्या था? मामला यह था कि सुशांत लॉ के स्टूडेंट थे और उनकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई, जिसके कारण उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। इस कारण उन्होंने एक एक्सट्रीम स्टेप उठाया और सुसाइड कमिट कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो अल्टीमेटली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। पुलिस का यह कहना था इसमें किसी टीचर ने कोई इंस्टिगेशन का एक्ट नहीं किया, उन्होंने वही किया जो कॉलेज के नियम थे। कॉलेज के नियम के अनुसार 75% अटेंडेंस होनी जरूरी है यदि किसी स्टूडेंट को अपने एग्जाम्स में बैठना है, और जो कि इस केस में सुशांत रोहिला की नहीं थी और उनके अलावा और भी अन्य छात्रों की नहीं थी। तो सभी छात्रों को ही एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। तो यह कहना कि किसी एक टीचर ने उकसाया, कुछ ऐसा परिस्थिति क्रिएट करी जिसकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या करी, वो सही नहीं होगा। और उनका यह कहना था कि इस वजह से किसी टीचर के ऊपर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस नहीं बनता, और पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी। मैजिस्ट्रेट साहब ने उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन सुशांत का परिवार इससे सहमत नहीं था और उन्होंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करी और उन्होंने कहा कि हम इससे सहमत नहीं हैं। हालांकि केस चलता रहा। हाईकोर्ट का यह मानना था कि ये कुछ केस कई बार ऐसा होता है, कुछ मौका बनते हैं। तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि शायद इस केस को इसलिए डिसाइड करना और समझना एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना जरूरी है कि यहां से मेंटल हेल्थ के जो स्टूडेंट्स के बीच इशू है उसको सही तरीके से समझा जाए। और हाईकोर्ट ने इस केस को चलाना शुरू भी कर दिया लार्जर पर्सपेक्टिव में, और उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को नोटिस इशू करे दिल्ली में और कहा कि आपके यहां पर ऐसी क्या ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, क्या ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके पास क्या कोई साधन संसाधन है, क्या चीज आपने करी है। लेकिन जब ये सब कुछ चल ही रहा था, सन 2024 में सुशांत के परिवार का कॉलेज प्रशासन के साथ एक राजीनामा हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, कुछ कंपनसेशन उनको मिली, जिसके बाद उन्होंने इस केस से विड्रॉ कर लिया और उसके मद्देनजर जो कॉलेज एडमिन था और जो टीचर थे उनको एक्यूज्ड की लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन ये केस चलता रहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हाईकोर्ट ने यह सोचा कि हमें इस केस को एक लार्जर गोल के लिए यूज करना है ताकि इस प्रॉब्लम को समझा जाए। और जब इस प्रॉब्लम की बात हुई तो यहां पर हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो इश्यूज यहां पर निकल के आते हैं, पहला इशू तो यहां पर था कि किसी इंडिविजुअल की फैकल्टी की क्या लायबिलिटी होगी ऐसे केस में। बड़ी सिंपल सी बात है, टीचर ने वो किया जो कॉलेज का नियम करता था। टीचर ने ऐसा नहीं था कि सुशांत के साथ अलग से कोई व्यवहार किया, ऐसा और भी स्टूडेंट्स के साथ हुआ जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट हुई। तो उसके रिगार्डिंग तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये अबेटमेंट का केस तो नहीं बनता। लेकिन लार्जर क्वेश्चन क्या है? लार्जर क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी थी, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि बार काउंसिल के नियम के तहत केवल 70% अटेंडेंस जरूरी है। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया बहुत से कॉलेजेस अपनी मर्जी से अटेंडेंस की इस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ा देते हैं, 75%, 80%। लेकिन जो ये थ्रेशोल्ड उन्होंने बढ़ाया, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, ये गलत है। जो गवर्निंग बॉडी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया,
उसके मापदंड से भी ऊपर आप कैसे ले जाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये पहली दृष्टि में ही गलत है। तो एक बात तो कही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उसका क्या होगा जो लोग 70% अटेंडेंस भी पूरी नहीं कर पाते। अब उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया। दो इंपॉर्टेंट केस हुए 2025 में। आप समझ सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू होगा। एक केस हुआ अमित कुमार एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर आईआईटी में पढ़ने वाले 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। और दूसरा केस हुआ यहां पर सुखदेव साहब वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यहां पर एक 17 साल के व्यक्ति जो कि नीट की तैयारी कर रहा था, एक बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न उठे कि आखिर मेंटल हेल्थ चाइल्ड की उस पर क्या असर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टूडेंट आज एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठा रहे हैं जो कि उनको इस लेवल तक वो मजबूर हो जा रहे हैं। तो जब इन केसेस की बात हुई, इस केस को रेफर करते हुए मैं आपको बताऊं, अमित कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल के बारे में कहा, उसे बोला जाता है लोको पेरेंटिस। लोको पेरेंटिस मीन्स उन्होंने कहा जब भी कोई स्टूडेंट अपने घर से कॉलेज जाता है, कॉलेज में हॉस्टल में रहता है, वहां पर जो कॉलेज प्रशासन है वो स्टूडेंट के अभिभावक का रोल करेगा। ही एक्ट्स एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन, और उनकी जिम्मेवारी हो जाती है कि इसका ध्यान रखे। और साथ ही में अमित कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स होनी चाहिए जो कि स्टूडेंट सुसाइड के बारे में इसको रोक सके और कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है उस बारे में ध्यान दे। साथ ही में जब इससे अगला जो मैंने केस की बात करी थी सुखदेव साहब, उस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि जो राइट टू मेंटल हेल्थ है वो एक इंटेग्रल कंपोनेंट है इंसान के राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू मेंटल हेल्थ, उसी का एक इंटेग्रल पार्ट है। बहुत आगे बात चली गई। तो इन दोनों जजमेंट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जब बाकी कॉलेजेस से मंगाया, जैसे एनएलयू दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, कि आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि इस सब का एक मैकेनिज्म भी चाहिए। स्टूडेंट्स के पास अगर इतना स्ट्रेस है तो कॉलेजेस जब वो पेरेंट्स की तरह हैं, गार्डियन की तरह है, तो वो उस मैकेनिज्म क्या है उनके पास आखिर ऐसी परिस्थितियों से लड़ने के लिए। हालांकि किसी दिल्ली नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने कहा कि हमने अभी साइकोलॉजिस्ट को भी रखा है एंड वी डू हैव डॉक्टर्स और हम ध्यान देते हैं, लेकिन देखा गया कि जो ग्रीवियंस कमेटीज हैं उनमें अमूमन देखा गया टीचर्स हैं, एक स्टूडेंट को मेंबर बनाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन केस के बाद जो गाइडलाइंस दी उसमें इस ग्रीवियंस कमेटी के बारे में भी कहा, और हम बात करेंगे क्या। तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि कॉलेजेस में ग्रीवियंस कमेटीज होनी चाहिए, ये वाली बात हाई कोर्ट ने कही। दूसरा जो बड़ा प्रश्न था कि आखिर ये कंपल्सरी अटेंडेंस का चक्कर क्या है। आखिर कंपल्सरी अटेंडेंस होनी चाहिए भी नहीं, यदि किसी की 70% अटेंडेंस नहीं है तो उस स्टूडेंट के साथ क्या होगा। तो उसके लिए हाई कोर्ट गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 देखी, हाई कोर्ट ने यूजीसी के नियम देखे और यूजीसी की गाइडलाइंस को और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी यूजीसी में या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपल्सरीली अटेंडेंस का कोई प्रोविजन नहीं है कि मिनिमम इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो पिछले रीसेंट पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वहां पर हम देखते हैं हाइब्रिड एजुकेशन का भी एक सिस्टम आया। हम ये देखते हैं कि अगर हम लॉ की बात करें, बहुत से लोग इंटर्नशिप्स करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जो बार काउंसिल ने 70% की लिमिट करी हुई है वो सही नहीं है। अटेंडेंस की वजह से केवल किसी स्टूडेंट को आप मौका ना दें। और कोर्ट ने कहा कि देखिए, एक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एक है रेक्टिफिकेशन। रोट अटेंडेंस के रोज आ रहा है लेकिन आता कुछ नहीं है, कोर्ट स्कूल कॉलेज जाता है, बैठ जाता है। कोर्ट ने कहा नहीं, हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कॉलेज गए, बैठ गए लेकिन उन्हें कुछ नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को आए। अब एक लॉ स्टूडेंट है वो इंटर्नशिप्स भी करते हैं, एक लॉ स्टूडेंट है वो मूट कोर्ट कंपटीशन में जाता है, किसी सेमिनार में जाता है, बहुत सारी जगह पार्टिसिपेट करता है, लीगल एड क्लिनिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप
क्यों ना उनको इस प्रकार की कोई अटेंडेंस का प्रोविजन करें। जस्ट बिकॉज किसी की अटेंडेंस शॉर्ट है तो आप उसको कंपनसेशन का मौका दें। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो अटेंडेंस का फंडामेंटल है, ये जो बार काउंसिल ने प्रोवाइड किया है, पहली बात तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी गाइडलाइंस में कहीं नहीं फॉलो करता, उसके हिसाब से ये मायने सही नहीं है। और दूसरा, ये अदरवाइज भी सही नहीं है आज के बदले परिप्रेक्ष्य में। तो इन सारी बातों के बाद कोर्ट ने कहा कि अब बार काउंसिल जो है वो किसी की अटेंडेंस की वजह से किसी को, कॉलेजेस जो हैं वो किसी को एग्जाम में बैठने से ना रोकें, लेकिन करें क्या। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हम एकदम से ऐसा कुछ फैसला करेंगे मुश्किल है, बार काउंसिल को रूल्स और नियम बनाने पड़ेंगे। लेकिन आपने वो मूवी देखी होगी कि कुछ भी करना लेकिन जयकांत शीकरे का ईगो हर्ट नहीं करना। और हुआ ये कि जब ये सारा मैटर हुआ तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो 2024 में कुछ नियम लेके आई। उन्होंने कहा छोड़िए, हमने सुना है लोग बहुत फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाते हैं। बार काउंसिल एक सर्कुलर लाई, उन्होंने कहा लॉ कॉलेजेस को, यदि आप चाहते हैं कि आपकी एफिलिएशन बनी रहे तो आपको अपने कॉलेजेस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाइए, स्टूडेंट की सीसीटीवी लगाइए और उसको आप 1 साल तक मेंटेन कीजिए ताकि कोई स्टूडेंट क्लास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉक्सी तो नहीं लग रही। एंड इस लेवल तक आप सोचिए, एक तरफ हाई कोर्ट में एक केस पर डिस्कशन चल रही है कि क्या हमें अटेंडेंस को कंपलसरी करना चाहिए, और वहीं पर बार काउंसिल उसको और रिजिड तरीके से लेकर आती है कि हम नहीं, हमें अटेंडेंस नहीं, सर्वेलेंस भी चाहिए, बायोमेट्रिक्स भी चाहिए और हमें सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए। तो इसको सिरे से दिल्ली हाई कोर्ट ने नकार दिया। आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सारी डिस्कशन जो हमने करी उसके बेस पे फैसला यह किया कि उन्होंने कहा कि देखिए, वैसे तो बार काउंसिल को चाहिए कि वो अटेंडेंस नियमों को रिवाइज करे और सही तरह से नियम बनाए, ये गलत है 70% का नियम। हालांकि जब तक कि वो है तब तक के लिए भी क्या करना है, तब तक के लिए भी उन्होंने कहा कि हर कॉलेज में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी बने और उस कमेटी में 50% जितने टीचर उतने स्टूडेंट्स भी भागीदार हों। और यहां पर उन्होंने हालांकि रेफर किया बिट्स पिलानी को। उन्होंने कहा देखिए, उनका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। तो पहली बात, हर कॉलेज को अपना एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि वो स्टूडेंट को ध्यान दे। कोर्ट ने उसी बात को दोहराया कि मेंटल हेल्थ राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का पार्ट है। कोर्ट ने यह कहा कि अब कॉलेजेस को चाहिए क्या कि हर हफ्ते स्टूडेंट्स को और उनके गार्डियंस को, अभिभावकों को बताए कि कितनी अटेंडेंस है, ताकि उनको समय से पता हो। आप पूरा 6 महीने 4 महीने एक सेमेस्टर चलाते हैं, एंड में एक अटेंडेंस की लिस्ट लगा देते हैं और उसके बाद होता क्या है कि स्टूडेंट के पास वो मौका भी नहीं होता कि वो इस बात को, अपनी अटेंडेंस को सुधार सके। इसी से फिर कोर्ट ने कहा कि आप पहले हर हफ्ते को बताइए, उनको बताइए, उनके अभिभावकों को बताइए, आप उनको सेमिनार, प्रोजेक्ट्स और ये जो इंटर्नशिप्स हैं उनकी अटेंडेंस दीजिए, और साथ में अगर ये नहीं होता तो उनको एक रेमिडियल क्लासेस का मौका दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस का मौका दीजिए कि अगर कोई फिजिकली नहीं आया तो वो क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर ले, बहुत जायज है। एंड एट द एंड उन्होंने कहा यदि ये सब प्रयास करके भी किसी व्यक्ति की अटेंडेंस नहीं होती 70%, तो भी आप उस व्यक्ति को डिटेन नहीं कर सकते। आपके पास ऑप्शन क्या है? वो कहते हैं जो उस बच्चे के नंबर आए एग्जाम के बाद, उसमें से आप अप टू 5%, मैक्सिमम 5%, डिपेंडिंग अपॉन क्या शॉर्ट है, आप 5% के आसपास उसके मार्क्स कम कर सकते हैं। हालांकि ये कैसे होगा, ये सोचने की बात है, क्या क्राइटेरिया फिक्स होगा, बट एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। तो आप समझ सकते हैं कि बार काउंसिल को कहा, और उन्होंने कहा कि जो बार काउंसिल का 2024 का सर्कुलर है सर्वेलेंस वाला, उन्होंने कहा सर्वेलेंस स्टेट नहीं बनाना, और वो उसको कहा कि इमीडिएटली उसको सस्पेंड किया और कहा कि ये सही नहीं है। ये सर्कुलर, बार काउंसिल को बोला आप रूल्स बनाइए, और कहा कि अटेंडेंस जरूरी नहीं है। उन्होंने रेफर किया कि बाकी कॉलेजेस देखिए, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, आप वहां पर बहुत सारी डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। आज पढ़ाई उस तरह की नहीं रही कि किताब पढ़ी, रट्टा मारा और हो गया। वी हैव ऑनलाइन मैकेनिज्म, वी हैव अदर थिंग्स टू डू, इट इज अ लार्जर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इशू। तो ये जो केस है, जो कि सुशांत रोहिला का केस, उनका सुसाइड का केस, वो इंडिया के स्टूडेंट्स की, स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट
उसने क्रिएट किया और आज ये फैसला करा गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि किसी भी स्टूडेंट को अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से उनको रोका नहीं जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। सो ये जजमेंट मुझे लगता है बहुत दूरगामी है, बहुत अच्छी जजमेंट है और इसको सही स्पिरिट में अगर बार काउंसिल लेगी तो मुझे लगता है कि इसको चैलेंज करने की बजाय, इसको सवाल उठाने की बजाय शायद इन नियमों को फॉलो करके पूरे देश भर में एक सकारात्मक कुछ नियम बनाए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स के साथ कोई नाइंसाफी ना हो और स्टूडेंट्स अपनी जान ना लें। और साथ ही में कॉलेजेस का भी एक ये रोल बनता है कि वो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के माध्यम से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये ठीक लगी होगी। नमस्कार।